हेलो एवरीवन, दिस इज शगुन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का 4th चैप्टर जिसका नाम है एयर। ऑल इंडिया रेडियो वाला या फिर ऑल इंडिया रैंक वाला एयर नहीं है। एयर यहाँ पर हवा, वायु। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है और थोड़ा सा लेंदी भी है, इसलिए ये 2 पार्ट्स में कवर होगा। और एंड में इस चैप्टर के एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी मिलेंगे। ठीक है, तो सेशन के दोनों पार्ट्स देखना और एंड तक देखना। क्या है एयर? क्यों चैप्टर का नाम एयर क्यों रखा गया है? क्या एयर में इतना कुछ है पढ़ने के लिए जो हम ये चैप्टर पढ़ रहे हैं? तो सबसे पहले जो इस चैप्टर में बात की गई है वो बात की गई है एटमॉस्फेयर की। किसकी बात की गई है? एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या होता है? एटमॉस्फेयर हमारे आसपास का वातावरण। अब किस तरह का वातावरण? जो हमारे हवा, पानी, धूप, इन सब के कारण जो वातावरण क्रिएट होता है हमारी अर्थ में, उसको एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ये बिल्कुल बेसिक सा टर्म बताया मैंने तुम्हें। वाटर, एयर और हीट एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, मतलब प्रेजेंट इन द एयर। एटमॉस्फेयर क्या है? बेसिकली एयर ही है जिसमें तरह तरह की गैसेस प्रेजेंट हैं। अब यहाँ पर डेफिनेशन के टर्म में क्या लिखा हुआ है? आर अर्थ इज सराउंडेड बाय अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। मतलब हमारी अर्थ एक ह्यूज ब्लैंकेट, एयर की बड़ी सी ब्लैंकेट से ढकी हुई है, कवर्ड है, जिसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर। तो बहुत सिंपल है। अब ऐसा एयर में ऐसी क्या खास बात क्या है? हमें जानना यही है कि आखिर इस हवा में है क्या, कैसी ब्लैंकेट है ये जिसने हमारी अर्थ को चारों तरफ से घेर के रखा हुआ है। क्या ये हमारे लिए अच्छी है या हमारे लिए हार्मफुल है? और यहाँ पर एक और डेफिनेशन है जिसमें से तुम्हें जो भी याद करनी हो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी लर्न कर सकते हो। दूसरी डेफिनेशन है द एटमॉस्फेयर इज द ब्लैंकेट ऑफ गैसेस विच सराउंड्स अर्थ। ऊपर लिखा हुआ था कि एटमॉस्फेयर सराउंडेड बाय द ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर। अभी मैंने बताया ये एयर में क्या है? एयर में गैसेस ही हैं। तो तुम चाहे उसको ब्लैंकेट को एयर का नाम दो या फिर ब्लैंकेट ऑफ गैसेस कहो, बात एक ही है। तुम्हारे अकॉर्डिंग जो आपको अच्छी लगे वो डेफिनेशन यूज़ करो, चाहे पहली वाली या फिर दूसरी, दोनों ही सही हैं। तो एटमॉस्फेयर क्या है ये समझ में आया। एटमॉस्फेयर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ब्लैंकेट ऑफ गैसेस बोल सकते हो या फिर अ ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर भी बोल सकते हो। ठीक है, वही हमारा क्या है? एटमॉस्फेयर है। अब ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं जो कि एटमॉस्फेयर या फिर जो अभी हमने ब्लैंकेट पढ़ी थी इससे रिलेटेड है। पहला पॉइंट ये कहता है इट इज हेल्ड नियर द सरफेस ऑफ द प्लैनेट बाय अर्थ्स ग्रेविटेशनल फोर्स। अभी जो मैंने तुम्हें बताया ना कि ये ब्लैंकेट है अर्थ के आसपास गैसेस की या फिर एयर की, ये क्यों है? क्यों ये उड़ क्यों नहीं जाती? हवा तो जहां मन आता है वहां जाती है ना, तो फिर ये सराउंड क्यों, आसपास टिकी क्यों है? ये इसीलिए टिकी हुई है क्योंकि अर्थ अपनी तरफ से ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रही है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है एटमॉस्फेयर को, ब्लैंकेट ऑफ गैसेस, ब्लैंकेट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। बस यही वजह थी कि वो ब्लैंकेट बन रहा था एयर का या फिर गैसेस का। क्या वजह थी? अर्थ का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन। ठीक है, दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है कि ऑल लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल। अर्थ में रहने वाले हर एक लिविंग बीइंग को एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। वो इस अर्थ के एटमॉस्फेयर पे ही डिपेंड रहते हैं एक बेटर सर्वाइवल या फिर कह सकते हो अपना जीवन यापन करने के लिए। इट प्रोवाइड अस, क्यों ऐसा क्यों? क्योंकि जो हवा है वो हमें ब्रीदिंग के लिए हेल्पफुल होती है, हमको प्रोटेक्ट करती है किससे? हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ द सन रेज। यही जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है ये हमें सूरज से आने वाली हार्मफुल रेज से प्रोटेक्ट करती है। कैसे प्रोटेक्ट करती है अभी आगे चल के धीरे धीरे देखेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी थोड़ा सा ओवरव्यू ले रहे हैं क्या है एटमॉस्फेयर और एयर। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखा है विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन। अगर ये ब्लैंकेट नहीं होगी प्रोटेक्शन की, वी वुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग डे। अगर ये ब्लैंकेट नहीं होगी तो हम जो सूरज की किरणें, अगर बाई चांस हमारे ऊपर ब्लैंकेट नहीं है और सूरज की किरणें हमारे ऊपर डायरेक्टली हमारे ऊपर पड़ रही हैं, दिन की बात अगर है तो डायरेक्टली अगर पड़ रही हैं तो क्या होगा? हम जल जाएंगे।
अगर हमें पूरे टाइम धूप में बैठा दिया जाए, अभी तो गर्मियों में हम लोग अंदर रहते हैं, एसी में रहते हैं, तो प्रोटेक्ट रहते हैं ना, हमें इतनी गर्मी नहीं लगती, और अगर हमें धूप में खड़ा कर दिया जाए पूरा दिन तो हमारी हालत ख़राब हो जाएगी ना। तो ये जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, तो सूरज की किरणें इतनी, अगर ये अभी तो एटमॉस्फेयर है तो हम मर नहीं सकते। अगर हमें अभी धूप में खड़ा कर दिया जाए पूरा दिन के लिए तो मरेंगे नहीं, हमें प्रॉब्लम ज़रूर होगी लेकिन हम मरेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि एटमॉस्फेयर है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, वो प्रोटेक्ट कर रहा है सन से आने वाली हार्मफुल रेस से हमको। और अगर ये नहीं होता तो हम वहीं जल भुन के राख हो जाते, है ना, एकदम रोस्ट हो जाते। और रात में क्या होता, हम जम जाते। क्यों जम जाते? क्योंकि क्या होता है, ये जो हमारा एटमॉस्फेयर है सूरज से आने वाली किरणों को एब्जॉर्व करके रखता है, उसकी थोड़ी सी हीट अपने पास रखता है ताकि रात के समय हमको इतना ज़्यादा कोल्ड फील ना हो कि हम जम जाएं। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ड्यूरिंग डे क्या लिखा है, वी वुड बी बेक्ड alive by the heat of the sun during day and get frozen during night. समझ में आया क्या लिखा है? And get frozen during night. So it is the mass of air that had made the temperature on the earth livable. ये एयर ही है, एयर के मास पार्टिकल्स ही हैं, मतलब एयर के में पार्टिकल्स ही हैं जो हमको हमारे एटमॉस्फेयर को या फिर हमारे प्लैनेट को, उसके टेम्परेचर को रहने लायक बनाते हैं। उम्मीद है ये पॉइंट्स तीनों अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि अर्थ का हमारी लाइफ में या फिर ह्यूमन बीइंग की लाइफ में, जितने भी लिविंग बीइंग है सबकी लाइफ में कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है। अब बात है कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। हम अभी जिन गैसेस की बात कर रहे थे कि आफ्टर ऑल ऐसा क्या है एयर में, क्या किस तरह की ब्लैंकेट है गैसेस की, वही चीज़ अब बात की जा रही है, कॉम्पोजिशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। अब यहाँ पर कितने कॉम्पोजिशन हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं? ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन जो ज़्यादा अमाउंट में है वो हमें यहाँ पर जानने हैं। सबसे ज़्यादा अमाउंट में हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन पाई जाती है। कितना पाई जाती है? अगर दिख रहा होगा यहाँ पर 78%। देन सेकंड नंबर पे ऑक्सीजन, देन उसके बाद थर्ड नंबर पे कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तीन ऐसी गैसेस हैं जो थोड़े से ज़्यादा अमाउंट में है, जिसमें जो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, फिर ऑक्सीजन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद आर्गन, और फिर डिफरेंट गैसेज हैं। इसके अलावा, इन सब के भी अलावा कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी एटमॉस्फेयर में मौजूद रहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बल्क अमाउंट में कौन सा कॉम्पोजिशन है या फिर कौन सी गैस है, तो नाइट्रोजन है, और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन सी? ऑक्सीजन है, देन कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक, बस यही चीज़ यहाँ पर लिखी है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन आर टू गैसेज विच मेक अप द बल्क ऑफ द एटमॉस्फेयर। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज़। ये कुछ अमाउंट्स हैं गैसेस के जो हमारे एटमॉस्फेयर में पाए जाते हैं, और इनका अलग अलग इम्पॉर्टेंस है। ये मतलब अगर ये नहीं है कि अगर नाइट्रोजन है तो इसका कोई काम नहीं है, फोकट में हवा में घूम रही है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसका कोई काम नहीं, सबके अपने अपने काम हैं, ये अपना अपना अलग अलग काम करते हैं। वो काम क्या है वो हम सेपरेटली देखेंगे जब हम नाइट्रोजन कार्बन डाइऑक्साइड की बात करेंगे। ठीक, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है नेक्स्ट। हाँ, यहाँ पर अभी हमने तुम्हें बताया ना, अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेस, इन गैसेस के अलावा भी एटमॉस्फेयर में या फिर एयर में कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी मौजूद रहते हैं। इतना जान लिया। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की, कि नाइट्रोजन की क्या खासियत है, क्या करता है नाइट्रोजन, पॉइंट वाइज पॉइंट समझते हैं। तो नाइट्रोजन इज़ द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ये तो भाई हम सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा अमाउंट में, इसमें कोई बताने वाली बात नहीं है, क्लियर दिख रहा है। व्हेन वी इनहेल, जब हम इनहेल करते हैं, मतलब ब्रीथ करते हैं ना, ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, वी टेक सम अमाउंट, यहाँ पर ओ ऑफ है, ये ऑफ है यहाँ पे, ऑफ नाइट्रोजन इनटू आवर लंग्स एंड एक्सहेल इट। अब भाई हम सांस लेते हैं ना, तो सांस लेते हैं इसका मतलब नहीं है सिर्फ हमारे नाक के अंदर ऑक्सीजन ही जा रही है, हमने कोई छन्नी नहीं लगा रखी है नाक में, वहाँ पे सारी गैसेस एंटर कर रही हैं। एटमॉस्फेयर में जितने भी डस्ट पार्टिकल, जितनी भी गैसेस प्रेजेंट हैं, सब हमारे इनहेल के माध्यम से वो अंदर एंटर कर जाती हैं। तो उनमें से नाइट्रोजन भी है जो इनहेल के प्रोसेस में एंटर कर जाती है हमारे लंग्स में, और हम फिर बाहर भी चली जाती है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या लिखा है, बट
प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर। प्लांट्स को अपने सर्वाइवल, जिस तरह से हमें ह्यूमन बींग्स को सर्वाइवल के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उसी तरह प्लांट्स को नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है अपने सर्वाइवल के लिए। लेकिन जिस तरह से हम सांस खुले ले लेते हैं ना, कहीं भी ब्रीथ करने में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन प्लांट्स को क्या होता है, उनको नाइट्रोजन को इनटेक करने में या फिर उसको इनहेल करने में डायरेक्टली वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो इनका क्या सीन है, इनका सीन ये है कि जो इनकी जड़ों में, जो इनकी रूट्स में या फिर मिट्टियों में जो बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, उनके माध्यम से ये नाइट्रोजन टेक करते हैं। कौन? प्लांट्स टेक करते हैं। लास्ट पॉइंट में यही लिखा हुआ है, बैक्टीरिया दैट लिव इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ, ये ओ यहाँ पे बार बार छुप जा रहा है भाई, ऑफ सम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट्स फॉर्म सो दैट प्लांट्स कैन यूज इट। बात समझ में आई क्या लिखी है? बैक्टीरिया जो कि सॉइल में रहते हैं, रूट्स में रहते हैं, प्लांट्स के नीचे, वो नाइट्रोजन लेते हैं, हवा से नाइट्रोजन लेते हैं और उसको चेंज कर देते हैं, मतलब उस फॉर्म में चेंज कर लेते हैं जिस फॉर्म में प्लांट्स को ज़रूरत होती है। समझ में आया कि नाइट्रोजन का इतना इम्पोर्टेंस क्यों है? ह्यूमंस के लिए इम्पोर्टेंस नहीं है, लेकिन प्लांट्स के लिए है। अब आगे क्या है, अब बात है करते हैं हमारी जो सेकंड बल्क अमाउंट ऑफ गैस है, ऑक्सीजन, जो कि हम सभी जानते हैं कि हमारे लिए तो है ही इम्पॉर्टेंट, इसके अलावा इसका क्या इम्पॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के बारे में यहाँ पे लिखा है, दिस ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। ये भी कोई बताने वाली बात है, ये हमें डायग्राम में साफ साफ दिख रहा है। 21% ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। लिखा हुआ है ह्यूमंस एंड एनिमल्स, सिर्फ ह्यूमंस के लिए नहीं बल्कि एनिमल्स के लिए भी। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ, मतलब ह्यूमंस और एनिमल्स ऑक्सीजन लेते हैं, क्यों? जब वो ब्रीथ करते हैं ना तो इनटेक करते हैं ऑक्सीजन का। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस, अब ये इतनी ऑक्सीजन आती कहाँ से हमारे एटमॉस्फेयर में? क्योंकि इन ऑक्सीजन के जो देनदाता हैं वो हैं पेड़ पौधे, इसीलिए कहते हैं प्लांट्स लगाओ, उनको काटो मत, वरना हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब भाई इनकी कोई फैक्ट्री तो लगी नहीं है प्लांट्स की कि इकट्ठे हो जाते हैं और फिर वहाँ पे ऑक्सीजन बनाते हैं, नहीं, ये अपना पर्सनली इंडिविजुअली ऑक्सीजन रिलीज करते हैं बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। और वो कौन सा प्रोसेस है? ये इनका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है, जो कि तुमने साइंस में पढ़ा होगा। ना पढ़ा हो तो पढ़ लेना। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे प्लांट्स अपना भोजन बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? सूरज की किरणों से बनाते हैं, उनका अपना रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे ह्यूमंस का अपने प्रोसेस होते हैं खाना बनाने के, वैसे प्लांट्स के अपने प्रोसेस थे। इन दिस वे ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन कांस्टेंट। इसी वजह से ऑक्सीजन हवा में जो रहती है वो कांस्टेंट रहती है, क्योंकि अगर हम ब्रीथ कर रहे हैं तो कमी हो रही है ना, उस कमी को कौन पूरा कर रहा है? प्लांट्स पूरी कर रहे हैं। प्लांट्स कहते हैं तुम सांस लो, मानवों और जीव जंतुओं तुम आराम से सांस लो, हम ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर रहे हैं, फ्री में प्रोड्यूस कर रहे हैं, जितनी तुम्हें इनहेल करनी है उतनी करो, बस हमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते रहना है एटमॉस्फेयर में, क्योंकि उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड की भी ज़रूरत होती है ना, वो एब्जॉर्व करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, वो कार्बन डाइऑक्साइड की उनको ज़रूरत पड़ती है अपना खाना वगैरह बनाने में, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। उन्हें वही कहते हैं कि, लेकिन फिर वो गुस्सा भी हो जाते हैं प्लांट्स, कहते हैं मैंने कहा है कि मुझे कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पूरा नाक तक भर दो, इतनी भी कार्बन डाइऑक्साइड नहीं दो। कहने का मतलब है कि जब हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं, व्हीकल से जो धुआं निकलता है, इंडस्ट्री से जो धुआं निकलता है, जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, इसमें से जो हार्मफुल गैसेस निकलती हैं, ये सब हमारे एटमॉस्फेयर के लिए, प्लांट्स के लिए हार्मफुल होती हैं। तो प्लांट्स कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड हमें चाहिए, लेकिन इतनी नहीं चाहिए कि हम मर जाएं। ठीक है, तो इस एटमॉस्फेयर को बैलेंस करने के लिए ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेयर में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम इनटेक कर रहे हैं और अगर हमें चाहिए भी तो प्लांट्स लगाना ज़रूरी है। प्लांट्स नहीं, इसीलिए कहते हैं ट्रीज़ को मत काटो, ट्रीज़ काटोगे तो हमें ऑक्सीजन कम मिलेगी, ग्लोबल वार्मिंग भी बढ़ेगी, है ना, ये सब कारण होते हैं। बहुत कहानी सुना ली मैंने, यहाँ पे लिखा भी है कि इफ़ वी कट ट्रीज दैन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब, इसीलिए बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है। बात समझ में आई? बैलेंस क्यों डिस्टर्ब हुआ? अरे भैया हमें ऑक्सीजन चाहिए,
ऑक्सीजन चाहिए, और ऑक्सीजन हमें कौन देता है? प्लांट्स देते हैं। और अगर हम प्लांट्स काट देंगे तो फिर हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? तो ये बैलेंस जो है डिसबैलेंस हो जाएगा ना, इस वजह से। आगे चल के अभी बहुत सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं, तो उसमें अगर डाउट है भी थोड़ा सा तो वो क्लियर हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात आ गई। कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इम्पॉर्टेंट गैस। कितने मात्रा में है ये हमारे एटमॉस्फेयर में? 0.4%, 0.04%, ठीक है। 0.04% कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। ये अनदर इम्पॉर्टेंट गैस है। क्या लिखा है इसमें? ग्रीन प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। अभी मैंने तुम्हें बताया कि क्या बोलते हैं, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है अपना फूड बनाने में और ऑक्सीजन को रिलीज करने में। ह्यूमंस और एनिमल भी ह्यूमन और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। हम सब जानते हैं भैया, हम सांस लेते हैं तो कुछ ना कुछ रिलीज करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से एक पार्ट है। जैसे अभी हमने बताया था ना, नाइट्रोजन इनहेल करते हैं वो भी एक्सेल हो जाती है। तो उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अगर मतलब अंदर जो है वो भी एक्सेल हो जाती है, निकल जाती है बाहर। ह्यूमंस एंड प्लांट्स दोनों रिलीज करते हैं, humans and animals release carbon dioxide. The amount of carbon dioxide released by humans or animals seem to be equal to the amount used by plants, which make a perfect balance. यही बात है, अभी हम इतनी देर से ये बकबक कर रहे थे। जितनी कार्बन डाइऑक्साइड ह्यूमंस और एनिमल रिलीज कर रहे हैं वो बराबर होनी चाहिए जितना कि प्लांट्स को ज़रूरत होती है। अगर प्लांट्स के ट्रीज़ के अकॉर्डिंग या फिर उनसे ज़्यादा अगर हम रिलीज़ कर देंगे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड, तो वो हमारे नेचर के लिए, हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो जाता है। बोला था ना अभी, जितनी ज़रूरत है उतना दो, ज़्यादा दोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो वही चीज़ है, जितनी रिलीज़ कर रहे हो उतनी ही रिलीज़ करो। अब रिलीज़ करने वाला ह्यूमंस की ऐसी गलती नहीं है कि भाई नाक बंद कर लेंगे। ये जो दूसरी चीज़ें होती हैं ना, इंडस्ट्रीज़ का जो स्मोक है और ये फ्यूल वगैरह हैं, इनके कारण जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होते हैं ना, उसकी बात की जा रही है। वो इतना ज़्यादा मत करो कि हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, प्लांट्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, ठीक है। फिर बात की है, नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंस इज अपसेट बाय, ये चीज़ हम बता चुके हैं, बार बार नहीं बताएंगे। बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल सच एज कोल, ऑयल। दे ऐड बिलियंस ऑफ टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एटमॉस्फेयर ईच ईयर। ये बता चुके हैं कि इन सब के कारण, ये सब जलाते हैं हम लोग फ्यूल, कोल वगैरह, इससे हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, हर साल बढ़ती है, जिसका रिजल्ट क्या होता है? द इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अफेक्टिंग द अर्थ वेदर एंड क्लाइमेट। और यही बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड हमारे क्लाइमेट, हमारे वेदर को अफेक्ट करती है। समझ में आ गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, फिर उतनी खतरनाक हो जाती है अगर वो एक्सेस अमाउंट में रिलीज़ हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर एक पॉइंट आया है, एक तो तुम्हें देख रहा होगा ग्रीन हाउस गैस और ये ग्लोबल वार्मिंग, और एक है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट हमें तभी देखने को मिलता है जब हमारे एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं। ये क्या करती है? क्या ये हमारे अर्थ के लिए, ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स के लिए क्या ये हार्मफुल होती हैं या फिर अच्छी होती हैं? तो ये अच्छी होती हैं। क्यों अच्छी होती हैं? क्योंकि ये सूरज से सन से आई वाली जो हीट है, सूरज की किरणों से आने वाली जो हीट है, उसको एब्जॉर्ब कर लेती हैं, उसको बाहर नहीं जाने देती हैं। मतलब अभी हमने तुम्हें बताया था ना कि अगर ये एटमॉस्फेयर की ब्लैंकेट नहीं होगी और अगर सूरज की किरणें वापस चली जाएंगी तो रात में हम जम जाएंगे और दिन में हम सुलग जाएंगे, बताया था ना। तो ये चीज़ कौन नहीं होने देता है? तो इसमें है तो सब, हर किसी का योगदान, लेकिन अभी बात करें हम ग्रीन हाउस गैसेस की या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट की। तो ये गैसेस क्या करती हैं? सूरज से आने वाली जो हीट है, जो रेज हैं, उनको अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेती, सारी नहीं, 51% या 49% एब्जॉर्व कर लेती हैं। बाकी कहती तुम जाओ, हमें इतनी ज़रूरत है, हमें इतनी दे दो, बाकी जाओ। सारी नहीं जाने देती, क्योंकि अगर सारे चले जाएंगे फिर रात में हम जम जाएंगे। इस कारण ग्रीन हाउस गैसेस का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारे एटमॉस्फेयर के लिए। अब यहाँ पर लिखा क्या हुआ है? लिखा हुआ है द एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग। एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे क्रिएट करता है? हीट रेडिएटेड फ्रॉम अर्थ,
जो अर्थ से हीट आ रही है उसको ट्रैप कर लेता है। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ग्रीन हाउस गैस, इसलिए इसको बोलते हैं ग्रीन हाउस गैस। एंड विदाउट इट द अर्थ वुड हैव बीन टू कोल्ड टू लिव इन, और इसके मतलब इसके बिना अर्थ बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाएगी कि हम उसमें रह नहीं सकते, जैसा कि हम बता चुके हैं। When its level in the atmosphere increases, और जब इसका लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है due to factory smoke, car fumes, the heat retained increases, the temperature of the earth इंक्रीज हो जाता है। मतलब देखो, लिमिट अमाउंट में कोई भी चीज़ रहती है अच्छी होती है, लेकिन जब वो बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर वो हार्मफुल हो जाती है। तो वही बोला है कि जब इसका लेवल इन ग्रीन हाउस गैसेस का जब लेवल एटमॉस्फेयर में बढ़ जाता है ड्यू टू द फैक्ट्री स्मोक, कार फ्यूम, इसके कारण हमारे अर्थ का टेम्परेचर भी बढ़ जाता है, और उससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है? ग्लोबल वार्मिंग यानी कि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, जिसके कारण जो हमारे ग्लेशियर्स जो एकदम जमे बैठे हुए हैं वो पिघलना शुरू हो जाते हैं। तो सोच रहे होंगे कि ग्लेशियर का क्या, पिघल जाए वापस से जम जाएंगे? ऐसा नहीं है। अगर वो मेल्ट हो जाएंगे तो जो हमारा वाटर लेवल है वो एकदम से बढ़ जाएगा। वाटर लेवल एकदम से बढ़ जाएगा, फिर आगे चल के हमें पानी की कमी हो जाएगी। वो होता है नहीं है कि जब तक हमारे पास है तब तक हम पेट भर के खा रहे हैं, एक्सेस अमाउंट में खा रहे हैं, कोई बचा के कुछ नहीं रख रहे हैं, कल को सब खत्म हो जाएगा तो हम क्या खाएंगे? तो इसीलिए ग्लेशियर्स को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो सारे मेल्ट हो जाएंगे तो कल को हमें पानी नहीं मिलेगा पीने को। और इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग को बचाना है प्लांट्स को लगाकर, और जितना हो सके उतना कम स्मोक या फिर जो हार्मफुल गैसेस होती हैं उनको एटमॉस्फेयर में रिलीज़ करने से रोकना है। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा क्या होता है ग्रीन हाउस गैस और इफेक्ट। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। अभी तक हमने बात की थी कि हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, हमारे एटमॉस्फेयर में कौन से कंपोनेंट्स प्रेजेंट हैं, और उन कंपोनेंट्स का अपनी अपनी जगह पे क्या इंपॉर्टेंट रोल है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। अब हमें बात करनी है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर का, कि आखिर एटमॉस्फेयर का क्या स्ट्रक्चर है। ये तो हमने गैसेस तो पढ़ ली, ये वर्क कैसे करता है। जिस तरह से हमने अर्थ की लेयर्स पढ़ी थी ना, कौन कौन सी, कोर, मेंटल और क्रस्ट, ये 3 लेयर्स पढ़ी थी। और सबसे ऊपर जो हमने अभी लास्ट चैप्टर में लिथोस्फेरिक प्लेट्स पढ़ी थी, जो अपर लेयर ऑफ द अर्थ। अब आज हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेयर की लेयर्स। मतलब हमें ये देखना है ना कि हमारे जहाँ पर हम रहते हैं वहाँ से लेकर कितनी दूरी पर ये एटमॉस्फेयर की जो ब्लैंकेट है आसपास घूम रही है। कुछ तो ऊंचाई होगी ना, हमारे सर पे तो है नहीं, पृथ्वी से थोड़ा सा तो ऊपर होगी। तो वही अलग अलग लेवल्स में उसको डिवाइड किया गया है, अलग अलग लेयर्स कह लो या लेवल कह लो, वही हमें यहाँ पर देखना है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, आर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। अर्थ सरफेस से शुरू होती है 5 लेयर, उसमें हमारा एटमॉस्फेयर पूरा डिवाइड है। ठीक है। सबसे पहली जो लेयर है इस एटमॉस्फेयर में वो है ट्रोपोस्फेयर, दूसरी है पहली ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटो, फिर मीजो, फिर थर्मो, फिर एग्जोस्फेयर। ये 5 लेयर हैं जिसमें हमारा पूरा एटमॉस्फेयर बटा हुआ है। सारी लेयर्स को सबके काम दे दिए गए हैं कि भाई इस लेयर में ये ऐसा एटमॉस्फेयर रहेगा, इस लेयर में ऐसा एटमॉस्फेयर रहेगा। सबका क्राइटेरिया डिसाइड कर दिया गया है। अब यहाँ पर ओवरव्यू देख लेते हैं थोड़ा सा। ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है, ये एक ऐसा एटमॉस्फेयर होता है जो लिवेबल होता है, मतलब जहाँ पर हम इजीली सर्वाइव कर सकते हैं इस एटमॉस्फेयर में, क्योंकि इस एटमॉस्फेयर में हमें हार्मफुल गैसेस फेस नहीं करनी पड़ती हैं, और यहाँ पर एकदम हमारी रेनफॉल भी होती है, हर तरह के वेदर को हम फील कर पाते हैं। ठीक है। और इस लेयर में हमारे प्लेन्स भी नहीं, यहाँ पर ये प्लेन यहाँ पर उड़ा दिया गया है, ये यहाँ पर नहीं होता है। एक्चुअली इसको होना चाहिए स्ट्रेटोस्फेयर में। ट्रोपोस्फेयर बताया जो अर्थ से 12 से 18 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, अर्थ से इतनी डिस्टेंस पे होती है। ठीक है। और उसके ऊपर होती है स्ट्रेटोस्फेयर, जहाँ पे जहाँ पे बादल नहीं होते हैं, इसीलिए जो कहते हैं कि जो एरोप्लेन है वो स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ते हैं, और वहाँ पे उन्हें कोई भी क्लाउड का ट्रैफिक नहीं मिलता, एकदम स्मूथ है, जहाँ एकदम क्लीन वेदर रहता है, जहाँ मनाया वहाँ चले जाते हैं। ठीक है। और मेसोस्फेयर में ये मीटरोइड्स वगैरह देखने को मिलते हैं। थर्मोस्फेयर तो बहुत गर्म लेयर है, यहाँ पे इसका भी अपना एक योगदान है एटमॉस्फेयर में, ये भी आगे चल के हम देखेंगे। और एग्जॉस्फेयर में
एग्जॉस्फेयर में ये सबसे अपर लेयर है एटमॉस्फेयर की, जहाँ पे जो हमारे साइंटिस्ट बाबा हैं वो यहाँ पर सैटेलाइट्स वगैरह भेजते हैं। ठीक है, ये एटमॉस्फेयर में जो लेयर्स हैं 5, इनका अपना अलग अलग इम्पोर्टेंस है। ठीक, अब इनको याद कैसे करना है ये तुम भाई अपना देख लो। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, वो अपना देख लेना भाई कैसे याद करना है। आगे चलते हैं। पहली लेयर की हम बात करते हैं ट्रोपोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर की क्या है, ये सबसे पहली लेयर है जो कि अर्थ में ज़मीन से 12 से, यहाँ डायग्राम में लिखा है 12 से 18 किलोमीटर तक की इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, तो क्लियर नहीं है ना कि कितनी है, इसलिए एवरेज डिस्टेंस इसकी निकाली गई है, या हाइट कह सकते हो। एवरेज हाइट है इसकी 13 किलोमीटर। और दिस लेयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। क्यों है ये इंपॉर्टेंट? इसीलिए क्योंकि यहाँ पर रहने वाला हर प्राणी इस एटमॉस्फेयर में वो अपना जीवन अच्छे से सर्वाइव कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसको एयर मिलती है और हर तरह का वेदर या क्लाइमेट कह सकते हो वो फील कर सकता है। इसलिए ये लेयर ह्यूमन बीइंग या फिर एनिमल्स के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, जिस हवा को हम ब्रीथ करते हैं वो इस लेयर में एग्जिस्ट करती है। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेना लाइक रेनफॉल, फॉग, हेल स्टॉर्म का मतलब होता है ओले जो गिरते हैं, हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। समझ गया इस लेयर का क्या है? इस लेयर में हमें कितने पॉइंट्स याद रखने हैं? पहला पॉइंट सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है बिकॉज द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हेयर, जो हम एयर ब्रीथ करते हैं वो यहाँ एग्जिस्ट करती है, और यहाँ पे हमें सारे वेदर फिनोमेना मिल जाते हैं, जैसे रेनफॉल है, फॉग, हेलस्टॉर्म, सभी कुछ। और इसकी एवरेज हाइट जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है 13 किलोमीटर। ठीक है, फिर हम बात करते हैं स्ट्रेटोस्फेयर। अभी देखो ट्रोपोस्फेयर में हमें किसी भी तरह की किसी गैस का कोई जिक्र नहीं हुआ है, इसीलिए तो हमारा ट्रोपोस्फेयर रहने लायक है, इसीलिए तो हम ब्रीथ करते हैं। ये जो एयर है हमें ब्रीथ करने के लिए इसी लेयर में मिलती है। नेक्स्ट है स्ट्रेटोस्फेयर, ये सेकेंड लेयर है एटमॉस्फेयर की, जिसकी हाइट है ज़मीन से 50 किलोमीटर ऊपर, 50 किलोमीटर इसकी हाइट है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सेकेंड पॉइंट है दिस लेयर इज़ ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स। मैंने तुमको बताया था कि ये लेयर, यहाँ पे कोई बादल नहीं होते हैं, एरोप्लेन अपना आराम से उड़ सकते हैं। That is why it is written making condition most ideal for flying aeroplanes. Third point, one important feature of stratosphere is that it contains layer of ozone gas. तीसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर है इस स्ट्रेटोस्फेयर लेयर का, कि इस लेयर में ओजोन गैस प्रेजेंट रहती है। अब ये ओजोन गैस क्या होती है ये जानना तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फिलहाल यहाँ पर 2 पॉइंट अभी याद रखो कि 50 किलोमीटर इसकी हाइट है, दूसरा यहाँ पर क्लाउड्स नहीं होते हैं, इस वजह से ये यहाँ पे एरोप्लेन फ्लाई कर सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट ओजोन की गैस की बात की जा रही थी, आइए अब हम थोड़ा सा ओजोन के बारे में बताते हैं। एकदम कहानी की तरह सुनना, यहाँ जो लिखा है वो हम जो बोल रहे हैं वो लिखा है, इसलिए लिखे पे फोकस मत करना, मेरी बात सुनना। देखो क्या होता है, जो सूरज है ना उसकी किरणें जो निकलती हैं वो अपनी किरणें में, उनकी किरणें इतनी सीधी सादी नहीं होती हैं कि वो किसी भी तरह की कोई हार्मफुल गैस ना रिलीज करें। तो सूरज की किरणों से अल्ट्रा वायलेट रेज आती है। कहाँ आती है? हमारे एटमॉस्फेयर में आएगी। और कहाँ जाएगी? तो क्या होता है ना कि जो सूरज की किरणें हैं वो हार्मफुल क्यों होती हैं? क्योंकि वो अपने साथ अल्ट्रा वायलेट रेज ले आती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज जो कि बहुत ही हार्मफुल होती हैं ह्यूमंस के लिए, वो सूरज की किरणें अपने साथ अर्थ में ले आती हैं, यानी कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में ले आती हैं। और एटमॉस्फेयर में क्या प्रेजेंट होता है? ऑक्सीजन होती है। अब देखो एक पॉइंट एक तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ओजोन को इंडिकेट किससे करते हैं और क्यों ओजोन पॉइजनस गैस है। सबसे पहली बात तो ओजोन को O3 से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, अब ये O3 बनता कैसे, तभी तुम्हें समझ में आएगा कि ओजोन लेयर क्यों हार्मफुल होती है। हमारे एटमॉस्फेयर में जो एयर है वो कैसे इंडिकेट करते हैं? हम उसको O2 से इंडिकेट करते हैं। ठीक, जब अल्ट्रावायलेट रेज हमारे एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं और एंटर करते ही वो क्या करती है ना कि जो हमारी ऑक्सीजन है इसको ब्रेक कर देती है। मतलब ये जो O2 पार्टिकल्स है ना ऑक्सीजन के, इसको ब्रेक कर देंगी अलग अलग, ये अलग अलग हो जाते हैं।
ब्रेक कर दिया। अब क्या हुआ, अब क्या है, एक को ब्रेक किया ना, बाकी और भी तो ऑक्सीजन के पार्टिकल प्रेजेंट है ना, इनको किसी ना किसी से तो दोस्ती करनी है ना एटमॉस्फेयर में आने के बाद। तो ये जो दो अलग अलग घूम रहे हैं जिनको अल्ट्रावायलेट रेज ने सेपरेट किया है, इनकी दोस्ती तोड़वा दी है, तो ये जाके दूसरा दोस्त ढूंढते हैं एटमॉस्फेयर में, और दूसरा दोस्त उनको कौन मिलता है, O2, जो कि ऑक्सीजन में प्रेजेंट है। और ये दोनों मिलके दोस्ती कर लेते हैं और बना लेते हैं क्या, O3। इस तरह से ये बना लेते हैं O3। बात समझ में आई। सबसे पहले क्या हुआ, अल्ट्रावायलेट रेज एंटर की हमारे एटमॉस्फेयर में, जो प्रेजेंट ऑक्सीजन थी उसको अलग कर दिया, O2 को सिंगल O कर दिया, भैया अलग चलो, हो गई बहुत हमारी दोस्ती। और जब वो लोग अलग हो गए तो उनको भी अब कोई दोस्त तो चाहिए, नए वातावरण में आए हैं, तो जब दोस्त चाहिए तो और भी तो ऑक्सीजन के पार्टिकल्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, उनसे जाके दोस्ती कर लेते हैं और O3 बना लेते हैं। और ये O3 क्या होता है, यही O3 ओजोन गैस होती है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होती है। बात समझ में आई। ओजोन इज़ अब इसको हम हटा देते हैं। ओजोन इज़ अ नेचुरल गैस, या फिर कह सकते हो पॉइजनस गैस, कंपोज्ड ऑफ 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। मतलब इसमें ऑक्सीजन के 3 एटम है ना, तभी तो O3 है इसका केमिकल सिंबल। और ये ब्लू इन कलर होती है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग इसकी ओडर होती है। और नॉर्मल ऑक्सीजन विच वी ब्रीथ हैज़ 2 ऑक्सीजन। जो नॉर्मल ऑक्सीजन होती है उसमें नॉर्मली 2 ऑक्सीजन एटम्स होते हैं, और जब ओजोन उसमें आके अपना तीम झाम कर देती हैं अल्ट्रावायलेट रेज, तो O3 हो जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं। अब बात ये है कि अब ये ओजोन लेयर हमको अगर इतनी ज़्यादा हार्मफुल है, ऑक्सीजन के साथ मिल जाती है, तो हमें ये अफेक्ट क्यों नहीं करती है। ये हमें अफेक्ट क्यों नहीं करती है, इसलिए नहीं करती कि ओजोन जो लेयर है वो हमारे एटमॉस्फेयर के लिए प्रोटेक्टिव है। अभी तुम कह रहे थे कि हमारे लिए हार्मफुल है, भैया ये ह्यूमंस के लिए हार्मफुल है, हमारे एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, लेकिन एटमॉस्फेयर के लिए हार्मफुल नहीं है। अब ये क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर से, हमारे अर्थ सरफेस से बहुत ऊंचे पे है। अभी मैंने तुम बताया स्ट्रेटोस्फेयर, ये कहाँ पर प्रेजेंट है, ये स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है ना, तो हमारे ट्रोपोस्फेयर में प्रेजेंट नहीं है, इसलिए हम इसको ब्रीथ नहीं कर सकते। दैट इज़ वाई ये हमारे लिए हार्मफुल तब होगी जब ये नीचे आ जाएगी, और ये ऊपर ही रहती है। क्यों ऊपर रहती है, क्योंकि इसका काम है एटमॉस्फेयर को प्रोटेक्ट करना। इस वजह से अगर ये हमारे चपेट में आ गई ना, तो हम मर जाएंगे। इससे तो बीमारियां होती हैं, क्योंकि डायरेक्ट अल्ट्रावायलेट रेज हमारे बॉडी में एंटर कर जाएगी। अब बात समझ में आई क्या है। अब बताओ, अब ये जो पॉइंट ये भी सोच रहे होंगे कि ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के लिए कैसे प्रोटेक्टिव है। वो तो एटमॉस्फेयर में आके ऑक्सीजन के टुकड़े टुकड़े कर देती है, तो इसलिए प्रोटेक्टिव है, क्योंकि अब जो अल्ट्रावायलेट एक ऑक्सीजन ओजोन लेयर बन जाती है, ओजोन लेयर बन गई, O3 की लेयर्स बन गई। अब क्या होता है ना कि अब जो अल्ट्रावायलेट रेज आती हैं, ओजोन लेयर कहती है कि अब तुमने दगाबाजी पहले कर ली है, अब तुम वापस जाओ, अब हम तुम्हें इस एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर नहीं करने देंगे। तो वो क्या होती हैं, सूरज से आने वाली अल्ट्रावायलेट रेज वापस चली जाती हैं और हम तक नहीं पहुंच पाती हैं। अब पूरी कहानी समझ में आ गई होगी कि क्यों, कैसे ओजोन लेयर बनती है और कैसे वो एटमॉस्फेयर के लिए मतलब यूज़फुल है और हमारे लिए हार्मफुल है। उम्मीद है ये पॉइंट अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ओजोन हमारी हेल्थ के लिए हार्मफुल, इससे होने वाली बीमारियां हैं, इससे होता है चेस्ट पेन होता है, कफिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ एंड थ्रोट इरिटेशन। ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो ओजोन के कारण होती हैं। समझ में आया। और ये गैस किस लेयर में प्रेजेंट होती है, स्ट्रेटोस्फेयर में। अब बात करते हैं थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसका नाम है मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर की बात करें तो यहाँ पर थर्ड लेयर है एटमॉस्फेयर की। बहुत क्लियर बात है, इसमें कुछ पढ़ने वाली बात नहीं है। अबव द स्ट्रेटोस्फेयर है, ये भी कोई जानने वाली ऐसी कोई खास बात नहीं है। पता ही है कि पहले ट्रोपो है, फिर स्ट्रेटोस्फेयर है, फिर मीजोस्फेयर है, ठीक है। मेन पॉइंट जो यहाँ पर है वो ये है कि इसकी हाइट 80 किलोमीटर है फ्रॉम द अर्थ सरफेस। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट ये है कि मीटेरोइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन एंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से आने वाले, जहाँ पर हमारे भगवान जी रहते हैं, वहाँ से आने वाले मीटेरोइड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये समझ लो पत्थर होते हैं। ये जब आते हैं हमारे एटमॉस्फेयर में,
मतलब स्पेस से आते हैं तो वो इसी लेयर में आते हैं, मेसोस्फेयर में आके बर्न हो जाते हैं। अब ये क्या होते हैं, क्यों बर्न होते हैं? तो मीटेरॉइड्स क्या होते हैं ना कि एक तरह से समझ लो रॉक्स होते हैं, चट्टानें होती हैं जो टूट जाती हैं, स्पेस में घूमती रहती हैं, इधर उधर एक दूसरे से टकराती हैं, टूट जाती हैं, और जब ये एटमॉस्फेयर की चपेट में आती हैं, मान लिया कि मेसोस्फेयर में ये आती हैं, मेसोस्फेयर में आके ये बर्न हो जाती हैं। बिकॉज क्या होता है ना, जब ये अर्थ की तरफ आती है तो इनकी मीटेरॉइड्स में फोर्स लग रहा होता है। एक तो फोर्स लग रहा होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दूसरा लग रहा होता है फ्रिक्शन फोर्स, जिसके कारण क्या होता है, इतने सारे फोर्स के कारण इनमें लग जाती है आग, और जब आग लग जाती है तो इनको कुछ सूझता नहीं है, ऊपर से तो आए हैं और खजूर में लटक जाते हैं। कहने का मतलब आसमान से गिरे हैं और ज़मीन में हमारी जो ट्रोपोस्फियर है वहाँ पे भी आ जाते हैं, और सबसे नीचे अर्थ सरफेस पे आके घुस जाते हैं। बात समझ में आ रही है? मतलब ये मीटेरॉइड्स हैं, ये घूमते घूमते स्ट्रेटोस्फेयर की चपेट में आते हैं और जल जाते हैं। जलने के कारण अब जल रहे हैं, थोड़ी देर और नीचे आते हैं, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है, इनको ये अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये इनसे कहता है आओ भाई आओ। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इनकी अर्थ की तरफ स्पीड और भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। इनने कहा चलो ठीक है, तुमने बुलाया है, जगह खाली रखो, हम कहीं भी लैंड कर सकते हैं। ये मीटेरॉइड्स आके हमारी अर्थ में लैंड कर जाते हैं, और इतना गहराई से लैंड करते हैं ना कि वहाँ पे पानी निकल आता है भाई साहब। तो इसका एग्जाम्पल तुमको बताएं, महाराष्ट्र की लूनार लेक है, लूनर बोलो, वो जो लेक बनी है ना वो इन्हीं मीटेरॉइड्स के कारण ही बनी है। ये इतनी स्पीड से आए जलते हुए, इतनी स्पीड से इन्होंने लैंडिंग किया कि वहाँ से पानी निकल आया। मतलब इतनी गहराई से इतनी स्पीड से गए कि वहाँ पर एक लेक बन गई। अब समझ में आ रहा होगा कि मीटेरॉइड्स का क्या चक्कर है, ठीक है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में आके जल जाते हैं। ठीक, अब बात करते हैं फोर्थ लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जिसका नाम है थर्मोस्फेयर। अब ये लेयर क्या है? इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेस वेरी रैपिडली विद इंक्रीज हाइट। इस लेयर में टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है? क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा हाइट पे है। कहने का मतलब ये कि अब ये सूरज के नियर अबाउट है ना, ये लेयर सूरज के पास पहुंच रही है, इस वजह से यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। सेकेंड पॉइंट है आयनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ दिस, इट एक्सटेंड्स बिटवीन 80 to 400 किलोमीटर। इस लेयर का, थर्मोस्फेयर का आयनोस्फेयर भी एक पार्ट है। और मतलब ओवरऑल अगर थर्मोस्फेयर या फिर आयनोस्फेयर की डिस्टेंस हाइट देखी जाए अर्थ से तो वो 80 से 400 किलोमीटर है। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन, सिग्नल्स को ट्रांसमिट करने में ये थर्मोस्फेयर हेल्प करती है। और इनफैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक द अर्थ बाय दिस लेयर। मतलब अगर अर्थ से रेडियो वेव्स जा रही हैं इस लेयर में तो वापस से वो अर्थ में आ भी रही हैं। थर्मोस्फेयर जाती हैं वहाँ पे हमारे सैटेलाइट्स वगैरह हैं, तो वहाँ पर जाती हैं, रेडियो सिग्नल्स देती हैं, वापस से हमें रिसीव होता है, जो भी मैसेज भी रिसीव होता है। अब जाना मतलब सिग्नल का ट्रांसफ़र हो रहा है, प्रॉपर होना चाहिए ना, ये नहीं कि बस गई है वापस नहीं लौट पाई हैं। तो प्रॉपर जाना आना उनका होता है, किनका होता है? रेडियो वेव्स का। कहाँ होता है? थर्मोस्फेयर में होता है। ठीक, फिर लास्ट पॉइंट है, मतलब लास्ट लेयर है एग्जॉस्फेयर। मतलब फिर एग्जिट ही कर जाओ। एग्जॉस्फेयर या अपर मोस्ट है, कोई जानने वाली इसमें खास बात नहीं है। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन लेयर, ये नहीं दिस एयर क्या बोलते हैं यार, दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर। मतलब इस लेयर में हवा बहुत ही कम होती है, मतलब एयर की अमाउंट बहुत कम होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाते हैं ना ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, एयर की कमी होने लगती है। थर्ड पॉइंट है लाइट गैसेस लाइक हीलियम हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हेयर। तो ऑक्सीजन नहीं बल्कि हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस मतलब इतनी ऊंचाई पर और कह सकते हो इस लेयर पे फ्लोट कर सकती हैं, मूव कर सकती हैं। और इसलिए लेयर है कहाँ? ये लेयर है स्पेस में, जहाँ पर साइंटिस्ट लोग हमारे इसरो वाले, नासा वाले, जाक्सा वाले, रॉसकॉमोस, ये सब स्पेस एजेंसीज अपने सैटेलाइट्स इस लेयर में भेजते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं वेदर एंड क्लाइमेट की, और ये आज का हम आखिरी टॉपिक ही कंसीडर करेंगे। आगे का पार्ट मतलब हम सेकेंड पार्ट में देखेंगे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत लेंदी और बड़ा है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। क्या होता है वेदर और क्या होता है क्लाइमेट? बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझो कि वेदर और क्लाइमेट क्या होता है। वेदर क्या होता है? देखो,
हमारे यहाँ बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझो कि क्या होता है ना कि हमारा सुबह होती है और शाम हो जाती है, और सुबह से शाम तक हम हर तरह के मौसम को फील करते हैं। मतलब मॉर्निंग में हम थोड़ा सा ठंडा फील करेंगे, उसके बाद जब धूप निकल आती है थोड़ा सा ठंडा कम होता है, कोल्डनेस थोड़ी सी कम होती है। देन उसके बाद 1-2 बजे की तरफ बहुत ज़्यादा गर्मी होने लगती है। फिर शाम होती है, शाम होने पर थोड़ा सा ठंडा महसूस होता है, और फिर रात हो जाती है। देन उसके बाद फिर से थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर हो जाता है। ठीक है, ये तो नॉर्मल डे का हो गया रूटीन। उसके बाद हम क्या होता है, हमारे यहाँ कभी बारिश हो जाती है, दिन में कब बारिश हो जाए कोई पता नहीं है, कब आंधी तूफान आ जाए कोई पता नहीं है। तो हमारे यहाँ का जो वेदर है, मतलब जो हमारी ये जो कह सकते हो जो माहौल है मौसम का, ये बदलता रहता है। इनका ये मिजाज खुशनुमा मिजाज है, ये जब चाहे बरस सकते हैं, जब चाहे सूखा पड़ सकता है, जब चाहे ये पे धूप हमें गर्मी फील करा देते हैं, जब चाहे हमें ठंड फील करा देते हैं। तो हमारा जो वो क्या बोलते हैं वेदर है, वो स्टैटिक नहीं है, वो घंटे दर घंटे बदलता रहता है। तो ये जो माहौल है क्रिएट होता है एटमॉस्फेयर में, ये होता है वेदर। इसी को बोलते हैं वेदर। जो जिनमें कई बार बदले वो होता है वेदर। इसीलिए क्या होता है, क्लाइमेट किसे कहा जाता है? देखो क्या होता है ना कि हम लोग बोलते हैं कि जो रशिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडी प्लेस है, और जो डेजर्ट एरिया है वो हमेशा गर्म रहते हैं, उनका क्लाइमेट ऐसा है। तो उनको वेदर क्यों नहीं बोलते, उनको क्लाइमेट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो क्लाइमेट होता है ना वो स्टैटिक रहता है, वो बदलता नहीं है कि गिरगिट की तरह रंग बदल दिए। अगर वहाँ गर्मी है तो कंटिन्यूसली गर्मी ही रहती है। तो जो रिसर्चर्स होते हैं ना वो इस चीज़ को नोटिस करते हैं कि ये इस जगह का जो टेम्परेचर है और जो इस जगह का वातावरण है वो 3-4 साल से एक ही है। तो उसको वेदर नहीं कहते हैं, उसको क्लाइमेट डिक्लेयर कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं इंडिया का क्लाइमेट कैसा है, रशिया का क्लाइमेट कैसा है, चाइना का क्लाइमेट कैसा है। क्लाइमेट उसे कहते हैं जो बदलता नहीं है, सालों तक नहीं बदलता है, और वेदर वो होता है जो बदलता रहता है। समझ रहे हो? तो दिन भर का जो माहौल है वो वेदर ही है। और जो मतलब हमारे यहाँ तुम क्लाइमेट बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे यहाँ कभी गर्मी सर्दी बारिश कुछ भी कभी भी होता है। समझ रहे हो? तो क्लाइमेट हम बोल ही नहीं सकते। वही चीज़ अब यहाँ पर लिखी हुई है, आप बस देख लो। वेदर रिफ्लेक्ट शॉर्ट टर्म कंडीशन ऑफ द एटमॉस्फेयर। ये एटमॉस्फेयर की शॉर्ट टर्म कंडीशन है। क्यों शॉर्ट टर्म है? क्योंकि वेदर कैन चेंज फ्रॉम मिनट टू मिनट। ये मिनट टू मिनट बदल सकता है, आवर टू आवर बदल सकता है, डे टू डे और सीजन टू सीजन, ये बदलते रहते हैं। हमारे यहाँ साल भर में कितने सीजन आते हैं? सर्दी, गर्मी, बरसात, आंधी, ऑटम सीजन, अंग्रेजी में बोलें तो विंटर, समर, ऑटम, स्प्रिंग, ये 4 सीजन होते हैं ना। तो इसलिए ये वेदर होता है जो वक्त वक्त पर बदलता रहे। क्लाइमेट क्या होता है? क्लाइमेट इज द एवरेज डेली वेदर फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम एट अ सर्टेन लोकेशन। वेदर एक एवरेज मतलब पूरे दिन का जो माहौल है उसका एवरेज निकाल लेते हैं कि यहाँ पर ना ज़्यादा गर्मी अगर पड़ी है तो बहुत ही एक्सेस अमाउंट में पड़ी है, या फिर सर्दी बहुत ही ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में पड़ी है। इस तरह का नोटिस करते हैं कि हाँ पूरे दिन का यही वातावरण रहा है और इसमें और कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आए। तो किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन का तो वो क्लाइमेट होता है। क्लाइमेट इज़ द एवरेज ऑफ वेदर ओवर टाइम एंड स्पेस। समझ में आ गया होगा कि क्या है वेदर और क्लाइमेट। अब जैसे रशिया है, रशिया हमारा नॉर्थ पोल की साइड पर। अभी नॉर्थ पोल साउथ पोल क्या होते हैं? हमारे अर्थ को हम 4 डायरेक्शन होती हैं जिससे हम मेज़र करते हैं कि कहाँ पर नॉर्थ, कहाँ पर साउथ, कौन सा कंट्री किस डायरेक्शन में है। तो हमारे सर की साइड होता है नॉर्थ, पैर की साइड होता है साउथ, और हमारा जो राइट हैंड है उधर है ईस्ट, और लेफ्ट हैंड है उधर है वेस्ट। तो जो रशिया है वो हमारा नॉर्थ पोल की तरफ होता है। तो जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ बढ़ते हैं ना, चाहे वो नॉर्थ पोल हो या साउथ पोल हो, तो वहाँ पे ठंडा मौसम होता है। इस वजह से रशिया का क्लाइमेट कोल्ड है। वहाँ का वेदर नहीं बोल सकते हो, वहाँ का क्लाइमेट कोल्ड है। आप समझ में आया होगा कि क्या होता है वेदर, क्या होता है क्लाइमेट। ऑलराइट, और फिर आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट तब तक ये इसको रिवाइज करना, समझना, कोई डाउट हो तो पूछना, फिर हम नेक्स्ट पार्ट में बाकी जो बचा हुआ चैप्टर है वो कराएंगे और उसके क्वेश्चंस। ओके, सो आज के लिए बाय बाय। और हाँ, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना यार, प्लीज़ इतना कर देना। बाय बाय।